सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे स्क्रीन पे आपकी प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो है ये हम कल डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस किया था कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। मतलब जब कंपनी अपने डिविडेंड पे करती है तो प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर होल्डरों से पहले देती है। तो ये हम लोगों ने पिछली बार पढ़ लिया था। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब कंपनी वाइंड अप होती है यानी कि क्लोज होती है तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डरों को पैसा देने से पहले इनको पैसा दिया जाता है। अंडरस्टूड। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो कंपनी पैसा रेज करती है प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू उसी को हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं। और फिर हमने प्रिविलेजेस पढ़ा था कि इनके पास पहले डिविडेंड मिलता है। फिर हमने पढ़ा था कि कंपनी को देना पड़ता है पैसे वापस, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनको पैसा मिलने का अधिकार है जब कंपनी बंद होती है, ठीक है। अब हम सीधा आ जाते हैं, हमने मेरिट्स पढ़े थे प्रेफरेंस शेयर्स के। 3 मेरिट्स में पढ़ा चुका हूँ, एक बार मैं जल्दी से इसको रिकैप कर देता हूँ। पहला इसका एडवांटेज ये है कि इस पे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना उसके ऊपर फिक्स रेट मिलता है डिविडेंड, पहले ही बता दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कि आपको इतना डिविडेंड मिलेगा और उनको उतना ही डिविडेंड उस पे प्राप्त होता है। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा भी हमने पढ़ लिया था कि प्रेफरेंस इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होती है तो इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसा दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है नो डाइल्यूशन इन कंट्रोल। जैसे कि मैंने आपको इक्विटी शेयर्स में बताया कि इसमें क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट तो होता नहीं है, तो कितने भी प्रेफरेंस शेयर बाद में आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका कंट्रोल खत्म नहीं होता है, एज इट इज रहता है, डाइल्यूट नहीं होता। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंपनी अगर मान लो पैसा रेज करती है तो कुछ शेयर्स से इक्विटी शेयर्स भी लेगी, कुछ से प्रेफरेंस शेयर्स भी लेगी। अब प्रेफरेंस शेयर्स को कम डिविडेंड देना पड़ता है, इक्विटी शेयर को जनरली ज्यादा डिविडेंड देना पड़ता है। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करती है। मतलब इक्विटी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना उनको फायदा होता है, इंजॉय करते हैं जब डिविडेंड, मतलब जब कंपनी अच्छा कर रही हो। जैसे कैसे, मान लो किसी कंपनी को सपोज करो 100 करोड़ का फायदा हो गया, 100 करोड़ का फायदा हो रहा है, तो प्रेफरेंस शेयर को तो वो कम डिविडेंड देंगे ना, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का रेट फिक्स होता है। अब प्रॉफिट ज्यादा हो कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो कि अच्छी कंडीशन है कंपनी की और गलती से कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया, तो कंपनी तब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो फिक्स रेट पे डिविडेंड देगी, लेकिन जो पैसा फालतू बच जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा दे सकती है। तो इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स की मदद लेके इक्विटी शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा कमा के देती है कंपनी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कितना भी कंपनी कमाए उसके ऊपर बर्डन नहीं होता है कि ज्यादा डिविडेंड दे, लेकिन इक्विटी पे बर्डन ज्यादा होता है। तो इसीलिए प्रेफरेंस शेयर की मदद से इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा पैसा दिया जाता है। तो इसी टर्म को बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। एम आई क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट? तो ये स्किल मेरिट थोड़ी हुई, तो इक्विटी की मेरिट हुई। बिल्कुल हुई, लेकिन हम पढ़ रहे हैं मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के रखने का फायदा क्या है। तो प्रेफरेंस शेयर्स का रखने का फायदा ये है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हो जाती है। हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स की मदद से इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा पैसा देते हैं, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। तो दिस इज वन ऑफ द मेरिट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कि आपको डिविडेंड कम देना पड़ता है इवन दो यू आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी। And in that situation every company is in a very good position to give higher dividend to the equity shareholders, because they are the one who keeps on making pressure on the company। कंपनी के ऊपर वो लोग प्रेशर बनाते रहते हैं कि हमें ज्यादा दो, हमें ज्यादा दो। तो खुद सोच के देखो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है आपको मदद कर रहे हैं बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा इंजॉय कराने के लिए, पैसा ज्यादा देने। तो ये एक मेरिट मतलब एडवांटेज सिचुएशन है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। दूसरा है नो चार्ज ओवर द एसेट्स। एक फायदा ये है प्रेफरेंस शेयर्स का कि आपको ना गिरवी नहीं रखना पड़ता। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, जब भी कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स से रेज करती है पैसे तो उसको गिरवी नहीं रखना पड़ता एसेट। तो ये सबसे बड़ा फायदा, नो चार्ज ओवर एसेट्स। यू आर नॉट सपोज टू मॉर्गेज लोन। ऐसे लोन लेते समय, उधार लेते समय आपको गिरवी नहीं रखना पड़ता एसेट। तो आप मन करे तो एसेट को जो मन करे करो, बेचना है बेचो, उसको कहीं और लगाओ, ऐसा फायदा है। तो एक तो एडवांटेज ये हो गया, और सबसे लास्ट एडवांटेज है इकोनॉमिक। माना जाता है बेटा कि प्रेफरेंस शेयर्स जो है रेज करने में सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स।
ठीक है, इक्विटी शेयर्स के मुकाबले ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में ना आपको पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, लंबे समय के लिए होता है, और उसमें आपको थोड़ा डिविडेंड भी ज्यादा देना पड़ता है, तो वो महंगा पड़ता है। और प्रेफरेंस शेयर्स में आपके रेट फिक्स होते हैं, तो अगर आपको कंपनी अच्छा कमाया भी रही है ना, तो बाहर से कोई प्रेशर नहीं करता आपको कि इतना और बढ़ा के दो। तो इट इज अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर द कंपनी, इट्स अ विन विन सिचुएशन। आई होप क्लियर हो गया होगा ये छठा पॉइंट। यस। ठीक है, तो हम लोगों ने बेटा ये एडवांटेजेस पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस की। देखो, प्रेफरेंस शेयर्स सर के ना, हाँ सर हम मेरिट्स में ये बोल सकते हैं कि लेस डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। क्या बोल सकते हैं, एक बार फिर से रिपीट करना बेटा। लेस डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। हाँ, एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स यू कैन से, बिल्कुल लिख सकती हो कि इक्विटी शेयर्स सर के एक बार फिफ्थ मुकाबले। पॉइंट दोबारा बता दो। देखो, फिफ्थ पॉइंट में नो चार्ज ओवर एसेट्स। जैसे मान लो आप कंपनी हो, आपको सपोज करो 20 करोड़ चाहिए, तो 20 करोड़ के लिए ना आपको 20 करोड़ की एसेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। आप 20 करोड़ रुपए आपको चाहिए, आराम से आप कंपनी से 20 करोड़ ले सकते हो। बदले में आपको ना कोई जमीन या कोई बिल्डिंग कोई गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, कोई मशीन को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता ये अच्छी सिचुएशन है? आ गया समझ में? यस। सर मतलब हमें क्या हाँ, हमें क्या जरूरत है लोन लेने की इनसे? लोन नहीं है बेटा ये। देखो, जब कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं तो कंपनी बहुत सारे तरीके हैं पैसे मंगाने के। एक तरीका है प्रेफरेंस शेयर्स। तो जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा रेज करती है ना, रेज मतलब समझते हो ना, पैसा अपने पास लेती है लोगों से, तो उसके बदले उसको ना जमीन गिरवी नहीं रखना पड़ता। गिरवी समझते हो वर्ड, मॉर्टगेज। ये तो जब कंपनी अपने एसेट को गिरवी नहीं रखेगी तो उस एसेट का आराम से इस्तेमाल कर सकती है अपने मन मुताबिक। लेकिन जब कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है या डिबेंचर्स के थ्रू उधार लेती है ना, तो बैंक वाले उसको बोलते हैं भाई हमारे को ना कोई जमीन गिरवी रखो पहले, तभी हम आपको उधार देंगे। अब उसमें क्या होता है, जब वो जमीन गिरवी रख लेते हैं ना, तो उस जमीन पे आप बिजनेस नहीं कर सकते। कहने का मतलब है किसी को बेच नहीं सकते जरूरत आने पे, जब तक आप उसके पूरे पैसे ना चुका दो। तो ये इसीलिए ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स में आपको जमीन जो है लैंड, बिल्डिंग या कोई आपके अपने एसेट्स को गिरवी नहीं रखना पड़ता। आ गया, क्लियर हो गया? सर ये एडवांटेज एडवांटेज जो है इक्विटी का भी तो हो सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर। बिल्कुल हो सकता है, इक्विटी का ये एडवांटेज है। आप लिख सकते हो उसमें कि यस वो सर। भी नो चार्ज ओवर एसेट्स है। देखो, जब हम प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो हमें सिर्फ प्रेफरेंस पे फोकस करना है। जब इक्विटी का पूछेगा एग्जाम में, तो हम इक्विटी के भी यही लिख सकते हैं, सेम पॉइंट, दोनों में सेम फायदा है, क्योंकि दोनों के ऊपर आपको एसेट गिरवी नहीं रखना पड़ता, तो ये फायदा है। ठीक है, ओके सर। अब हम आ जाते हैं बेटा डिमेरिट्स पे। इसके डिमेरिट्स क्या है प्रेफरेंस शेयर्स के? देखो, सबसे पहला डिमेरिट तो ये है कि नॉट सुटेबल फॉर हाई रिस्क टेकर। जो लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले हैं ना, उनके लिए बिल्कुल बेकार माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो रिस्क लेना चाहते हैं ना, वो चाहते हैं कि ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं ना, उनके लिए इक्विटी शेयर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें ज्यादा रिस्क लेते हैं, ज्यादा डिविडेंड मिलता है। लेकिन जो लोग हाई रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए प्रेफरेंस शेयर बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो दो चीज है। पहली बात तो ये है, इसमें डिविडेंड कम होता है, फिक्स रहता है। अगर कंपनी एक बार को ज्यादा प्रॉफिट कमा ले, तो आप मांग नहीं सकते फालतू, क्योंकि आपका रेट पहले ही से तय कर दिया जाए। और जनरली देखा गया है कि इक्विटी शेयर से हमेशा कम ही रहता है प्रेफरेंस, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर वाले ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो इसका जब डिसएडवांटेज आप लिखोगे, तो लिख देना कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर हाई रिस्क टेकर्स, क्योंकि जो रिस्क लेने वाले लोग हैं, इट विल बी मच बेटर फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब those people who want to take high risk, they can they will be more interested in taking equity shares rather than taking preference shares. Is it clear? बोलो हाँ या ना बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है। यस। दूसरा पॉइंट है dilutes claim on assets. See, the claim on assets in the company should be shared with preference shares also. ये क्या करता है, जो जो एसेट के ऊपर क्लेम किया जाता है ना, कि भाई इसमें क्लेम जो है प्रेफरेंस शेयर्स के साथ भी किया जाता है। यानी कि देखो क्या होता है कि
जब कंपनी एक बार को मान लो बंद हो जाती है या किसी वजह से बंद करनी पड़ती है, तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स जो है ना, उसके एसेट बेच के जो भी गिरवी जो भी पैसा मिलता है वो लोग वो ले लेते हैं, क्योंकि उनको मॉर्टगेज कराया जाता है, गिरवी रखा जाता है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी अगर कुछ बच बुचा गया ना, मान लो कि एसेट बेचने की जरूरत पड़ी और उससे कुछ पैसा प्राप्त हुआ, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को भी दिया जाता है। ठीक है, हालांकि इनको गिरवी नहीं दिया जाता एसेट लेते समय, लेकिन जब कंपनी डिसॉल्व होती है तो ऐसे में इनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स। तो हम कह सकते हैं कि एसेट को क्लेम करते समय ये लोग डाइल्यूशन करते हैं, अपना हिस्सा क्लेम करने लग जाते हैं बाद में। ये कब की बता रहा हूँ, जब कंपनी बंद होती है तब की। तो इसीलिए ये इसके लिए सबसे बड़ा डिमेरिट है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो एक कंपनी है 2000 करोड़ की और उसने बहुत सारा उधार लिया, अब वो उधार पे नहीं कर पा रही है, तो सबसे पहले उसको बैंक वालों को, बाहर वाली पार्टियों को, डिबेंचर होल्डरों को, सबको पैसा लौटाना पड़ेगा। उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है, अगर प्रेफरेंस शेयर को लौटाना है, तो क्योंकि आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे 20 साल के अंदर अंदर लौटाने पड़ेंगे, तो इनके पैसे अगर वो नहीं लौटा पाते हैं तो उनको अपनी एसेट बेच के लौटाना पड़ेगा। तो इसीलिए डाइल्यूशन डाइल्यूट कर सकता है क्लेम ऑन एसेट्स, फिर उसके बाद बचा तब जाके इक्विटी शेयर होल्डरों को दिया जाता है। तो इसीलिए ये एक सबसे बड़ा इसका डिमेरिट है। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट क्लास। Yes. यस सर। तीसरा तीसरा डिसएडवांटेज देखो, इसमें जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है ना, ये डिबेंचर्स के मुकाबले ज्यादा होता है। मैं इक्विटी शेयर नहीं बोल रहा हूँ, डिबेंचर्स के मुकाबले ज्यादा होता है। जब कंपनी लोन रेज करती है ना बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कहीं से भी कह सकते हो आप, या डिबेंचर होल्डर से भी कह सकते हो, तो उसमें रेट ऑफ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में थोड़ा ज्यादा होता है। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई कंपनी लोन लेती है या डिबेंचर्स लेती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, कम होगा, और प्रेफरेंस शेयर में थोड़ा ज्यादा होगा फिक्स। तो इसीलिए इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कह सकते हो कि इसमें हाई रेट ऑफ डिविडेंड होता है एज कंपेयर टू डिबेंचर्स और लोन्स। एम आई क्लियर नाउ? आ गया Yes, समझ में? sir. ओके सर, यस सर। अच्छा, चौथा डिमेरिट देखो, इट मे नॉट अट्रैक्ट मेनी इन्वेस्टर्स। कह रहा है कि देखा गया है कि प्रेफरेंस शेयर्स ना ज्यादा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, इसका एक रीजन ये है कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, तभी प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को डिविडेंड मिलता है। अगर किसी वजह से कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा ना, तो फिर डिविडेंड उनको ज्यादा नहीं मिलता, मतलब मिलता ही नहीं है। सपोज करो किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा रेज कर लिया, अब कंपनी को हो गया लॉस, तो सीधा मना कर देगी प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को, बोलेगी भाई हम आपको डिविडेंड नहीं दे सकते क्योंकि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, और इन द केस ऑफ लॉस हम लोग बिल्कुल भी डिविडेंड अलाउ नहीं करते। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये डिसएडवांटेज सिचुएशन क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब फिफ्थ डिसएडवांटेज देखो, नो टैक्स बेनिफिट्स। होता क्या है बेटा कि डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेसिकली क्या होता है कि कंपनियों को ना छूट मिलती है टैक्स के ऊपर। कैसे? कई बार क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स रेज किए हैं, इक्विटी शेयर्स खास करके रेज किए, उनको मतलब टैक्स पे छूट मिलती है। तो अब गवर्नमेंट का रूल ये है कि टैक्स पे तभी छूट मिलेगी जब आपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किया होगा। मतलब क्या होता है कि जो इंटरेस्ट आपको हर हालत में देना है, चाहे बिजनेस को लॉस भी हो, तभी उसके ऊपर ही टैक्स मिलता है। तो अभी क्या है, एक रूल है जिसमें ये कहा गया है कि प्रेफरेंस शेयर्स को तभी आप डिविडेंड दोगे जब आपको प्रॉफिट होगा। तो ऐसे में सरकार ने एक रूल बना रखा है कि प्रेफरेंस शेयर्स को जो आप टैक्स दोगे ना, उसके ऊपर आपको टैक्स, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को जो आप डिविडेंड दोगे उसके ऊपर आपको टैक्स में कोई राहत नहीं मिलेगी। तो ये सबसे नुकसान वाली सिचुएशन है किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, तो उसको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। अगर इक्विटी पे देती है तो उसमें भी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देती है तो उसमें छूट मिल जाती है। उसके प्रॉफिट में से टैक्स को माइनस कर दिया जाता है और तब जाके पेमेंट किया जाता है। तो ऐसे में कंपनी के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। इज दिस पॉइंट क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir.
ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन Yes, पे sir. टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितने तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते होंगे बेटा, गेस करो, देखो जरा कितने बच्चे बता सकते हैं। 6 types. 6 टाइप्स। इस स्टूडेंट ने फाइल पढ़ ली लग रहा है, पीडीएफ देख लिया इसने, है ना? Yes. ठीक है, अच्छी बात है। टॉपिक करने से पहले जरूर पढ़ लेना चाहिए, इट्स अ वेरी गुड हैबिट। देखो, प्रेफरेंस शेयर्स बेटा कई तरह के होते हैं। आप देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहला क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है, दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होता है, एक पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होता है, एक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होता है, एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और एक नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ठीक है, आप हमारी बुक में ना इतने सारे नहीं दिए हुए हैं, बट इसमें हम लोग समझ लेंगे तो हमारे आगे काम आएगा जब आप सीएस की या सीए की तैयारी करेंगे, तो उसमें हेल्प मिलती है, मतलब आपका बेसिक कंसेप्ट सही हो जाता है। देखो, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। क्यूमुलेटिव आपको नाम पता ही है, क्यूमुलेटिव मतलब चलता जाना, पीछे के जो ऐड होते जाते हैं उसको हम क्यूमुलेटिव बोलते हैं, हमने इकोनॉमिक्स में करा हुआ है। तो क्यूमुलेटिव का मतलब ही यही होता है कि पीछे वाले चीजों को जोड़ देना। तो कई बार क्या होता है कि जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ना, कई बार इनको डिविडेंड नहीं मिलता क्योंकि कंपनी को हो जाता है लॉस। तो ऐसी सिचुएशन में जब कंपनी किसी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे पाती है, तो अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो अगले साल जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो पीछे वाले जो उसने पैसे नहीं दिए ना वो दे सकती है। ठीक है, तो देखो हमने लिखा हुआ मैंने यहाँ पे कि दे हैव द राइट टू एंजॉय अनपेड डिविडेंड। ये वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको अनपेड डिविडेंड के ऊपर अधिकार होता है। अगर पिछले साल लॉस हो गया या उससे 2-3 साल पहले लॉस हुआ है तो वो उसकी भरपाई हो जाती है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सर ये कंपनी के ऊपर होता है कि वो देगी या नहीं देगी, उसे देना ही पड़ता है। देखो, अगर आपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ले रखे हैं ना तो कंपनी जनरली देती है, कंपनी के ऊपर होता है बेटा ये। लेकिन अगर आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो तो कंपनी के पास थोड़े से लायबिलिटी, मतलब एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उसको लौट देना चाहिए, अगर नहीं देगी तो उसकी रेपो खराब होती है। लेकिन अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हो तो आप कंपनी को देना ही नहीं पड़ता। तो मेरी बात समझ गई ना आप? अगर कंपनी ने पिछले बार आपको नहीं दिया डिविडेंड और अगले साल उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तो उसको देना पड़ेगा, ये फायदा है। सर इसको नॉन क्यूमुलेटिव जितना ही मिलता है इंटरेस्ट या उससे ज्यादा मिलता है डिविडेंड? देखो, नॉन क्यूमुलेटिव को ना थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, आपको लगता है नहीं है कि ज्यादा मिलना चाहिए? आपका क्या यस व्यू सर, है? ज्यादा क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा ज्यादा रिस्क मिलना ले चाहिए। रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा ज्यादा मिलता है। और क्यूमुलेटिव वाले को थोड़ा सा कम होता है, मतलब फिक्स रेट जो है इनका थोड़ा कम रहता है। लेकिन आप खुद ही सोच के देखो, ये ज्यादा सेफ है ना? और इसमें आपको कभी ना कभी, देखो किसी भी कंपनी को कभी ना कभी लॉस होता है तो उसमें एकदम भयंकर नुकसान हो जाएगा। तो इस अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने आप को थोड़ा सेफ रख के चलना चाहता है तो वो हमेशा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बनना चाहेगा rather देन नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास अधिकार है, आप कल को बोल सकते हो कंपनी से कि आपने मेरे पिछले साल के पैसे नहीं दिए क्योंकि लॉस हो गया है, इस बार तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, इस बार हमें दे दो। तो कंपनी के ऊपर एक बर्डन होगा और कंपनी के ऊपर दबाव रहेगा कि हाँ उसे देना पड़ेगा। दूसरा आता है नॉन क्यूमुलेटिव, ये भी समझ गए होगे, इसका ठीक उल्टा। इसमें क्या होता है कि अगर किसी कंपनी ने एक बार डिविडेंड अनाउंस नहीं किया क्योंकि उस साल उसको लॉस हो गया था, तो अगले साल उसको पिछले साल का पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले साल का प्रॉफिट सिर्फ जो भी उसका डिविडेंड फिक्स होगा, जैसे 12% है तो 12% ही देगी, पीछे वाला नहीं देगी। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव होता तो उसको देना पड़ता। एम आई क्लियर नाउ? सर फिर इसके यस फायदे क्या है ये शेयर लेने के? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो, कंपनी के या आप शेयर होल्डर के? सर शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को फायदा ये है बेटा कि अगर आपको डर लग रहा है कि ये कंपनी बीच में कभी नुकसान हो सकता है तो आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ले लो। इससे फायदा ये होगा कि मान लो किसी साल कंपनी ने अनाउंस नहीं किया डिविडेंड क्योंकि उसे लॉस हो गया, तो आप अगले साल आपको उम्मीद रहेगी कि चलो अगले साल ले लूंगा। ठीक है ना? फिर क्लियर ये है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर तो बहुत कम ही लेते होंगे। नहीं, कई लोग लेते हैं। अब जैसे कई कंपनी है उनको लॉस ही नहीं होता कभी। आप अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी है जो हर साल पिछले 10 साल से लगातार प्रॉफिट कमा रही है,
तो कई लोग दिमाग लगाते हैं कि यार हम क्यूमुलेटिव क्यों लें, जब हर साल कंपनी प्रॉफिट कमा ही रही है तो फिर हम नॉन क्यूमुलेटिव ले लेते हैं, क्योंकि कभी लॉस तो होगा नहीं कंपनी को। अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलेगा, थोड़ा ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू क्यूमुलेटिव, तो लोग फिर नॉन क्यूमुलेटिव ले लेते हैं। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये इसका दूसरा टाइप। तीसरा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। देखो ये सबसे इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो, अगर मान लो कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो गया ना, मतलब पहले क्या करती है कंपनी को, जो सरप्लस होता है, प्रॉफिट होता है, वो सब बांटती है, डिबेंचर को देती है, फिर प्रेफरेंस शेयर्स को देती है, फिर इक्विटी को भी दे देती है। उसके बाद कई बार क्या होता है, कंपनी की अच्छी सिचुएशन होती है और उसका प्रॉफिट अभी भी बच जाता है, तो ऐसे में पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस को वो डिविडेंड दे सकती है। समझ गए? बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं सबको? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो था पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ये वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं जिनको उम्मीद रहती है कि अगर कंपनी ने ज्यादा कमा लिया और सबको डिविडेंड या इंटरेस्ट देने के बाद अगर कंपनी के पास पैसा बच गया तो दोबारा से अनाउंस कर सकती है और इनको कुछ उसमें से हिस्सा मिल सकता है। तो बेसिकली सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मिल जाता है, मिलने की उम्मीद रहती है। फिर आता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस, उसका ठीक उल्टा। इसमें वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं जिनके पास अधिकार नहीं है मांगने का, अगर उनको डिविडेंड जो फिक्स रेट है वो तो मिल गया, उसके बाद अगर कंपनी के पास प्रॉफिट बच जाता है तब भी ये लोग क्लेम नहीं कर सकते, मांग नहीं सकते। तो नो शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट। सिंपल भाषा में मैंने नीचे जो हाईलाइट करके लिखा है ना, देखो यहाँ पे अनपेड डिविडेंड लॉस्ट, और ये आप एक मतलब ये एक वर्ड में ही समझ में आ जाएगा, नो शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट, मतलब सरप्लस प्रॉफिट में इनका कुछ भी हिस्सा नहीं बनेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। देखो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आप इनको कन्वर्ट करा सकते हो। जैसे अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स लिया है तो आप हो सकता है 8 साल 9 साल 10 साल के बाद अगर आप चाहो तो प्रेफरेंस की जगह इक्विटी में भी कन्वर्ट करा सकते हो। तो कंपनी कई बार ना ऑफर देती है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर कि भाई आप कन्वर्ट करा लो, तो अगर आप चाहो तो कन्वर्ट करा सकते हो, लेकिन तभी करा सकते हो जब आपके पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। जैसे मान लो आपने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा, ठीक है। अब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आपने खरीद लिया, तो सपोज करो आपके प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे ना 10 साल के बाद लौटाने थे आपको, ठीक है, 10 साल के बाद लौटाने थे। अब 8 साल हो गए, आपको हर साल डिविडेंड मिल रहा है 12-12%, और इक्विटी शेयर होल्डरों को मिल रहा है 15%, कभी मिल रहा है 20%, कभी मिल रहा है 18%। आपको लालच आ रही है कि यार ये तो मैं घाटे में हूँ, आखिर मैंने भी 10 साल के लिए पैसा लगाया है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर वालों ने भी लगाया, लेकिन मेरे से ज्यादा कमा रहे हो। अच्छा, अब कंपनी को अचानक पैसे की ज्यादा, मतलब कंपनी भी चाह रही है कि आप उसके इक्विटी शेयर बन जाओ, तो कंपनी आपसे ऑफर करेगी कि सर आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, क्या आप इक्विटी में कन्वर्ट होना चाहोगे? तो ऐसे में आपकी मर्जी होती है, आप अगर हाँ बोल देते हो कंपनी को तो आपको ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर होल्डर बना दिया जाता है, और अगर आप ना कह देते हो तो फिर आपके पैसे प्रेफरेंस शेयर के हिसाब से ही चलेंगे, और जब समय पूरा हो जाएगा तो आपके पैसे कंपनी लौटा देगी। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। किसी बच्चे को यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताइए। अब लास्ट सर वो पॉइंट है जो नॉन कन्वर्टेबल। हाँ बोलो। सर वो जो शेयर वाला डॉक्यूमेंट होता है उस पे लिखा रहता है कि कौन सा शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कौन सा कन्वर्टेबल है, कौन हाँ सा जी नॉन बिल्कुल। कन्वर्टेबल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब आप खरीदोगी प्रेफरेंस शेयर्स तो उसमें कंडीशन दी जाती है कि आप कन्वर्टेबल हो कि नॉन कन्वर्टेबल, लिखा जाता है। बिना लिखे कैसे पता चलेगा? तो मतलब आपको ये पहले ही से उसमें मेंशन किया होता है कि किस तरह के आप, और कंपनी के पास भी पूरी बकायदा इसकी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से मेरे शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, कौन से कन्वर्टेबल वाले हैं, कौन से नॉन कन्वर्टेबल वाले हैं, इन सब की डिटेल्स कंपनी के पास रहती है। क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो मैंने बता ही दिया कि कन्वर्टेबल वाले कन्वर्ट हो सकते हैं। अच्छा ये बताओ मैक्सिमम लिमिट क्या बताया था मैंने प्रेफरेंस शेयर्स की? प्रेफरेंस शेयर्स कितने साल के लिए लिए जा सकते हैं?
गेस करो कितने साल के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को रख सकते हैं? कोई कंपनी जैसे प्रेफरेंस शेयर से रेज करती है पैसे, तो कितने साल तक उसे अपने पास रखेगी? क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, कभी ना कभी लौटाने पड़ते हैं पैसे सारे। तो कितने साल के लिए? 20 ईयर्स। वेरी गुड। अब ये बच्चा ध्यान से सुन रहा है, ठीक है? जो ध्यान से, मैंने पहले बीच में एक बार बोला, आपने सुना ही नहीं, ठीक है? अब लास्ट में आ जाते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स लिया है तो आप चाह के भी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो ये इसमें देखो, नीचे मैंने नोट में यही लिखा है कि एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ऑल प्रेफरेंस शेयर्स इशूड बाय कंपनीज मस्ट बी रिडीम्ड विद इन 20 ईयर्स। रिडीम का मतलब होता है लौटाना। तो प्रेफरेंस शेयर्स अगर कोई कंपनी लेती है तो इनके पैसे 20 साल के अंदर अंदर कंपनी को लौटाने होंगे। और जो डिबेंचर्स होते हैं ना, उधार लोन, ये 10 साल के अंदर अंदर लौटाने होते हैं। तो इसकी भी एक लिमिट होती है। ये नहीं है कि कंपनी ले ले और फिर बोले कि मैं कभी लौटाऊंगी नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्या? इनको बेच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कभी भी बेच सकते हो चल। आप। प्रेफरेंस शेयर को आप कभी भी बेच सकते हो जब मार्केट खुली हो। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, सपोज करो आपने एक प्रेफरेंस शेयर खरीद रखा है, आप सीधा लॉग इन करो और सीधा विद इन सेकेंड बेच दो, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके सर। ओपन मार्केट होती है, जब मन करे आप खरीदो, जब मन करे बेचो, कोई मना थोड़ी ना है, ठीक है? अगर आप नहीं बेचोगे तो फिर आपको डिविडेंड भी मिलेगा। और आप कभी बेचना चाहते हो, अगर मान लो रेट बढ़ गया, डबल हो गया या 1.5 गुना बढ़ गया, तो आपको लग रहा है कि यार डिविडेंड में रखने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला, आप बेच भी सकते हो, शॉर्ट टर्म में कमा भी लोगे। मान लो आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा और 20 दिन 15 दिन के बाद उसका रेट डबल हो गया, अब बेच दो उसको। अब मान लो आपने 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर खरीदा, 10 दिन के अंदर ही उसका रेट डबल हो गया, कई बार हो जाता है, तो आप उसको बेच दो। 10 लाख आपको प्रॉफिट हो रहा है, अब 10 लाख थोड़ी ना डिविडेंड मिलेगा, तो आप उसको बेच दो। तो कई लोग इसीलिए खरीदते बेचते रहते हैं। कई लोगों का काम, 90% तो कस्टमर ऐसे होते हैं जो बेचते खरीदने में ही कमाते हैं, डिविडेंड के लिए वेट ही नहीं करते, ठीक है? सर अगर मतलब कि कोई मतलब कि काफी इम्प्रूव कर रही है और अगर उससे हमें डिविडेंड, हम चाहते हैं कि उस डिविडेंड को ना लेकर हम कंपनी में वापस लगा दे, तो ऐसा कर सकते हाँ ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ऐसा कंपनी करती है, उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स होता है या बाई बैक ऑफ। मतलब इसमें क्या होता है, कंपनी कई बार क्या करती है, अपने कस्टमर को बोलती है कि हम आपको जो डिविडेंड दे रहे हैं ना, क्या आप इसी से शेयर खरीद लेंगे? मतलब जितने, जैसे सपोज करो आपने 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर लगा रखा है, ठीक है? और कंपनी को और पैसा रेज करना है, तो आपसे पहले कंपनी पूछ लेगी कि सर आपको जो हम डिविडेंड अनाउंस करने जा रहे हैं, इसी के बदले क्या आप शेयर्स खरीदना चाहेंगे? तो अगर आप बोल देते हो हाँ, तो बोनस शेयर दे देती है कंपनी। मतलब उसी पैसे को ना आपके शेयर्स में कन्वर्ट कर देती है और थोड़े सस्ते रेट पे भी कर देती है। इसमें आपको भी फायदा है और कंपनी को भी फायदा। कंपनी को कैसे फायदा होता होगा, कोई बच्चा बताएगा मुझे? सोच के बताओ बेटा, कैसे फायदा होता होगा कंपनी को? दिमाग लगाओ। सर जब कोई शेयर खरीदता है, जब हाँ बोलो बोलो। जब का क्या? मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिफ्रेम करूं दिव्या? यस सर, यस सर। मैंने ये बोला, अभी एक स्टूडेंट ने पूछा इन्होंने कि सर क्या कोई शेयर इक्विटी इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने मतलब जो उसको डिविडेंड मिल रहा है, उस डिविडेंड के बदले क्या और शेयर्स खरीद सकता है? तो मैंने आंसर में बोला हाँ बिल्कुल खरीद सकता है, अगर कंपनी उसको ऑफर करती है। तो कंपनी क्यों ऑफर करती होगी? मतलब कंपनी को डिविडेंड देना है, कंपनी ने डिविडेंड की जगह उसको बोला कि मैं तुझे 10 लाख, तूने अपने प्रेफरेंस शेयर्स लगाए थे और 10% के हिसाब से मैं तुझे 1 लाख मुझे देना है, आप 1 लाख के और इक्विटी शेयर खरीद लो। तो क्या ऐसा कंपनी ऐसा करना क्यों चाहेगी? इसमें कुछ कंपनी को फायदा है क्या? सर अगर यस वो सर, हो पैसे सकता है। दिव्या तो पहले उसमें ट्राई इन्वेस्ट। करेंगे एक एक करके। हाँ दिव्या, दिव्या पहले, दिव्या का नंबर है, फिर हैंड रेज करना। हाँ बोलो। दिव्या बताना है आंसर, आपने पूछा था इसलिए पूछा मैंने पहले प्रेफरेंस। चलो कौन बताना चाहता है, हैंड यस रेज सर। करो, कौन बताएगा?
यस सर। सर कंपनी को हाँ इससे चलो बोलो। फायदा हो सकता है, जैसे अगर कंपनी के पास सर डिविडेंड देना हो और सर उनके पास उतना पैसा नहीं हो। हाँ तो दोनों काम हो जाएंगे। वेरी तो गुड, सर चलो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। मतलब आप ये कह रही हो कि सर कंपनी को 1 लाख रुपए देने हैं, अगर मान लो कि सर 1 लाख रुपए की जगह कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोले कि ठीक है मैं इतने का मेरे को शेयर दे दो, तो कंपनी को बिना पैसे दिए पैसे मिल गए। मतलब 1 लाख देना भी नहीं पड़ा और 1 लाख का इक्विटी शेयर इशू कर देगी, इसे प्रेफरेंस शेयर इशू कर देगी। प्रेफरेंस शेयर में करना ही क्या है, बस एक कागज का टुकड़ा लो, उस पर फेस वैल्यू लिख दो और दे दो, तो सस्ते में निपट गया काम। और उदित भी ट्राई करना चाह रहे थे, और कोई बच्चा कोई नया पॉइंट? एनीबडी? और तनीषा ने हैंड रेज किया है, हाँ बोलो बेटा। और अगर वो सामने वाला इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा, तो अगर कंपनी को कभी लॉस भी हो या अगर कंपनी को रिटेन अर्निंग करनी है, तो वो उसको डिविडेंड ना भी दे तो भी चलेगा। और वो जो पैसा उसको देना था एज़ अ डिविडेंड, वो उसके पास ही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, इक्विटी में भी इशू कर सकता है, बोल सकता है आप इक्विटी शेयर खरीदो, ठीक है, परमानेंट कस्टमर वो बन जाएगा, इसका ओनर बन जाएगा और सही भी रहेगा उसके लिए। ठीक है, और पॉइंट टेकन। और बताइए, सर अगर और वो कोई बच्चा? प्रेफरेंस शेयर हो तो इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे ना प्रेफरेंस शेयर्स को इंटरेस्ट नहीं देते, डिविडेंड। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रही हो कि सर अगर वो प्रेफरेंस शेयर खरीद लेगा तो थोड़ा डिविडेंड भी कम देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रॉफिट तो दिव्या ने जो बताया, सबसे बड़ा एडवांटेज तो मुझे यही दिख रहा है कि कंपनी को बिना पैसे दिए वो कर दिया उसने। और दूसरी बात, कंपनी को मतलब एक तरह से उसको बाहर मार्केट में ना, मैं जो आंसर चाह रहा हूँ अभी मिला नहीं, किसी बच्चे ने दिया नहीं। और कोई ट्राई करना चाहेगा? कंपनी को सबसे बड़ा एडवांटेज कहाँ है? एक तो बता दिया, 2 पॉइंट बता दिए। नहीं, कोई नहीं है, हैंड रेज नहीं कर रहा कोई भी। चलिए मैं ट्राई बताता हूँ। आपको नहीं लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा बच जाएगा? क्योंकि अगर आप पब्लिक, जनरल पब्लिक से मंगाओगे तो आपको फिर से प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ेगा, और फिर प्रोस्पेक्टस में आप समझ ही रहे हो, पूरा प्रोस्पेक्टस आप करोगे तो उसमें पूरा आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी। और यहाँ पे आप अपने ही कस्टमर से, मतलब जो आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उससे डायरेक्टली बात करके और नया प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। तो इसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा भी काफी हद तक कम हो जाएगा और आराम से काम भी हो जाएगा आपका, है ना? एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये थे बेटा पॉइंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के। तो देखो एक बार हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? ये वो शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जिनको अगर मान लो पिछले साल डिविडेंड नहीं मिला तो इनको फिर से डिविडेंड मिल जाता है, तो अनपेड डिविडेंड इनको मिलने का अधिकार है। दूसरा, इसमें क्या होता है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। ये वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिसमें अगर इनको अनपेड डिविडेंड यानी पिछले साल का डिविडेंड नहीं मिला तो भूल जाओ, कभी नहीं मिलेगा लाइफ में। ठीक है, मान लो किसी साल कंपनी को लॉस हो गया तो वो पैसा डूब जाता है इनका। तीसरा पढ़ा हमने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस। सबसे इंटरेस्टिंग है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं जो सारा पैसा बंटने के बाद अगर कंपनी के पास प्रॉफिट बच जाता है, सरप्लस मनी बच जाती है और कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है पैसा कहीं लगाने का, तो ऐसे में इस पैसे का इस्तेमाल हो सकता है, तो वो पैसा वापस प्रेफरेंस शेयर्स को, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को बांट देते हैं। तो इसमें एक एडवांटेज है। फिर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस में कोई भी इनको सरप्लस के ऊपर पैसा नहीं मिलता। सरप्लस होता है बचा हुआ पैसा, तो सारा प्रॉफिट बांटने के बाद अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट बच भी जाता है तो उसको नहीं क्लेम कर सकते ये। एक होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं जो कन्वर्ट किए जा सकते हैं इक्विटी में या फिर डिबेंचर्स में या किसी और शेयर। और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होते हैं जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते और 20 साल के अंदर अंदर इनके पैसे हर हालत में लौटाने पड़ेंगे। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखो डिबेंचर्स क्या होते हैं, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं तो वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज करती है, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू रेज करती है, वैसे ही डिबेंचर्स के थ्रू भी रेज करती है।
तो हम समझते हैं कि डिबेंचर्स क्या होता है। देखो डिबेंचर्स जो होते हैं ना, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें उधार कितना लिया कंपनी ने, ये बात बताई गई होती है। अगर देखो कंपनी इक्विटी से भी रेज कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर से भी रेज कर सकती है, और इसी तरह से डिबेंचर्स से भी रेज करती है। तो डिबेंचर्स वो शेयर्स होते हैं जो उधार लिया गया होता है, पैसा लोन पे लिया गया होता है। तो इट इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट। ये रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है उधार का बाय अ कंपनी विच कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसमें क्या होता है, सारे प्रोविजंस होते हैं कि कितना इंटरेस्ट पे किया, कितना रीपेमेंट किया, प्रिंसिपल अमाउंट, सब कुछ। ठीक है। तो अगर कोई कंपनी उधार लेती है ना पैसे, तो उसको डिबेंचर्स के थ्रू वो रेज कर सकती है। इस पे जो है इंटरेस्ट दिया जाता है, और ये जो पैसा कंपनी ने रेज किया है ये कभी ना कभी लाइफ में लौटाना पड़ेगा, और वो भी 10 साल के अंदर। डिबेंचर 10 साल से ज्यादा के लिए आप रेज नहीं कर सकते। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। issue of debentures। देखो, a company can issue debentures if permitted by its memorandum of association and articles of association। देखो कंपनी तभी डिबेंचर इशू कर सकती है जब उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया हो। ठीक है। अगर किसी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ नहीं करता डिबेंचर्स इशू करने के लिए, तो वो कभी भी डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा, कंपनी डिबेंचर्स कहाँ से इशू करती है? तो आंसर है पब्लिक से, जनरल पब्लिक से। मार्केट में उसको एक प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है जिसमें वो लोगों से पैसे मंगा सकती है लोन के रूप में। ठीक है। अच्छा, जो पर्सन, नीचे वाली लाइन देखो, यहाँ पे मैं एक बार लेजर से दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे, अ पर्सन हु होल्ड्स द डिबेंचर इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर। जो पर्सन डिबेंचर जिसके पास है उसको हम लोग डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। एंड हैज द स्टेटस ऑफ अ क्रेडिटर, और ये ना लेनदार का स्टेटस रखता है। ये अपने पैसे मांग सकता है, जैसे एक लेनदार मांगता है ना पैसे, वैसे ही डिबेंचर होल्डर के पास अधिकार है कि ये अपना पैसा क्लेम कर सकता है। तो जब डिबेंचर होल्डर, आई होप समझ में आ गया होगा, ये वो पर्सन है जिसने कंपनी को उधार दिया है, और उसके पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट रहता है, और समय बताया गया होता है कि इतने दिन तक आप जो है आपका पैसा इस कंपनी के पास है, और उसका रेट भी फिक्स होता है। क्लियर है पॉइंट? कुशा, पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। अब हम मेरिट्स की बात करेंगे कि इसके फायदे क्या हैं। देखो इसके बहुत सारे फायदे। पहला फायदा, फिक्स्ड इनकम एट अ लेसर रिस्क। सबसे अच्छी बात क्या है डिबेंचर्स की, कि इसमें जो डिबेंचर होल्डर होता है ना, उसका रेट फिक्स रहता है। मतलब उसको पता रहता है कि भाई मेरे को इतना मिलेगा, और इसमें रिस्क भी कम होता है। रिस्क कम क्यों होता है? क्योंकि मॉर्गेज पे किया गया होता है, गिरवी रखा जाता है। तो कंपनी ने गिरवी रखा होता है, अगर एक बार को डिबेंचर के पैसे नहीं मिलेंगे ना, इंटरेस्ट, तो वो सीधा जाके गिरवी जो एसेट है उसको क्लेम कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें रिस्क कम रहता है, और फिक्स रेट रहता है, तो इसमें आराम से उसको फिक्स रेट पे मिलता रहता है। और अच्छी बात क्या है, अगर कंपनी को लॉस भी होगा तब भी इसको मिलेगा। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा है। प्रेफरेंस में ऐसा नहीं था, डिबेंचर्स में ऐसे ही होता है। तो देखो हमने लिखा हुआ है कि डिबेंचर इज सूटेबल टू कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हु आर नॉट विलिंग टू टेक मच रिस्क। कह रहा है ये उन लोगों के लिए सबसे सूटेबल होता है जो कंजर्वेटिव होते हैं, जो अपने आप को सब बचा के चलते हैं, या जिनका नेचर होता है कि अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है, कम रिस्क में आपको अच्छा खासा इनकम हो जाती है। नंबर 2, नो पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। देखो यहाँ पे प्रॉफिट में ना ये लोग हिस्सा नहीं लेते। मतलब जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट में अपना हिस्सा लेते हैं, वो वेट करते हैं कि प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से अपना हिस्सा मांगते हैं। डिबेंचर होल्डर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको वेट नहीं करना पड़ता। नो पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं लेते, इनका रेट फिक्स होता है, और इनको हर बार मिलता ही मिलता है, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इनको मिलेगा ही मिलेगा। तो एक दूसरा इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। पॉइंट क्लियर है बेटा? हाँ ना बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। चलो तो मैं पूछता हूँ, है ना, देखता हूँ कौन जल्दी जल्दी जवाब देता है। मान लो XYZ कंपनी है, उसे प्रॉफिट हुआ, क्या इक्विटी शेयर को होल्डर को डिविडेंड मिलेगा? यस सर। यस क्या सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर यस को? सर। ओके, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को डिविडेंड मिलेगा? यस यस सर। सर।
नो सर। डिबेंचर्स को इंटरेस्ट मिलेगा? नो सर। नो सर। कौन कौन कह रहा है नो सर? बेटा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस मिलेगा, इसमें तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है, मिलेगा, आंसर है मिलेगा। अब आ जाते हैं दूसरे पे। XYZ कंपनी है, उसको लॉस हो गया, क्या इक्विटी शेयर होल्डर को जिससे मैं पूछूंगा क्या इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा? उदित? नो सर। वेरी गुड। वंशिका राठी, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा? यस सर। आपको सर। युवराज, आपका क्या व्यू है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? युवराज, आकाश? नो सर। नहीं मिलेगा, रीजन बताओ बेटा। आकाश रीजन बताओ, सही है आपका आंसर। सर तो अगर अगर उसमें वो कोई जैसे 6 हुआ ना, 6 तरह के हाँ हाँ प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होते हैं, हाँ तो हाँ उनमें हाँ से अगर हाँ। कोई है तो वरना तो नहीं ठीक मिलता है, गुड। लॉस पे। तुम तो आगे खींच के ले गए। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ना, प्रेफरेंस शेयर की मैं जब बात करता हूँ तो नॉर्मल वाला है, ठीक है, नॉर्मल वाला। तो उस कंडीशन में तो देखो, प्रेफरेंस शेयर का तो सिंपल सा गोल्डन रूल है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, बात सीधी सी है ना? तो आंसर होगा कि सर नहीं मिलेगा। क्या डिबेंचर वाले होल्डर को मिलेगा आदित्य? क्या डिबेंचर होल्डर को यस। डिविडेंड इंटरेस्ट मिलेगा? आदित्य धनकर? नहीं है। तानिया खान, तानिया मिलेगा कि नहीं डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट? यस सर डिबेंचर होल्डर मिलेगा। को अगर अगर बिजनेस, ठीक है, तो अगर बिजनेस को लॉस भी होगा ना, तब भी डिबेंचर होल्डर को डिविडेंड, वो सॉरी इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। तो ये ध्यान रखना है। तीसरा मेरिट पे चलते हैं, नो डाइल्यूशन इन कंट्रोल। देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं ना, इनका कोई कंट्रोल नहीं रहता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। इनको बस एक ही चीज से मतलब होता है, हमारा इंटरेस्ट मिल जाए बस, हर हाल। इनके पास बेचारों के पास वोटिंग राइट भी नहीं होता, तो ये वोट करने तो जाएंगे नहीं। तो इसीलिए इनका कोई कंट्रोल नहीं रहता, बस इनको ये होता है कि साल के एंड में इनको इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए, चाहे कंपनी को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। इनको बस मतलब है हमारा अपना इंटरेस्ट मिल जाए। अगर इंटरेस्ट कंपनी नहीं देगी तो फिर ये जो एसेट गिरवी रखे हैं ये उठा के चल देंगे। तो ये एक खतरनाक सिचुएशन होती है, बड़ा खतरनाक रिस्की काम है। तो आप जब एडवांटेज लिखोगे तो यही लिखोगे कि इनका कंट्रोल नहीं रहता बिजनेस पे, इनके बढ़ने से या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को। ठीक है। चौथा पॉइंट है, चौथा मेरिट है, सूटेबल ड्यूरिंग स्टेबल अर्निंग। डिबेंचर होल्डर सबसे अच्छा तब माने जाते हैं जब कोई कंपनी की अर्निंग स्टेबल हो, मतलब लगातार कंपनी कमा रही है, प्रॉफिट उसका ठीक ठाक चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी को डिबेंचर रीच करने में फायदा होता है, क्योंकि डिबेंचर होल्डरों का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। तो इनको आसानी से आप, फिक्स भी होता है और कम भी होता है। तो आप हर साल आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको कोई डर भी नहीं रहेगा, आप आराम से पैसा इनको दे सकते हो और फिर आप अच्छा खासा बचा भी सकते हो। अगर यही चीज आपने इक्विटी शेयर से लिया होगा तो आपको डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर बोलेंगे देखो हर साल तुम लोग कमा रहे हो, हमारा डिविडेंड बढ़ाओ। लेकिन बेचारे डिबेंचर होल्डर कुछ नहीं बोलेगा। और आपको हर साल प्रॉफिट होगा तो आप 10 साल के बाद पैसे, मतलब जितने साल के लिए भी डिबेंचर लिया होगा आप आसानी से लौटा भी सकते हो। तो ये एक इसका बड़ा फायदा। तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज सूटेबल ड्यूरिंग स्टेबल अर्निंग। जब कंपनी की अर्निंग स्टेबल है तो उस समय सबसे ज्यादा सूटेबल माना जाता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आता है, रौनक समझ में आ गया बेटा पिछला पॉइंट? रौनक, हर्षिता समझ में आ गया? वंश? यस सर आ गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लेस कॉस्टली। ये ना महंगा कम पड़ता है, मतलब सस्ता पड़ता है। डिवेंचर फाइनेंसिंग इज रिलेटिवली चीपर देन अदर्स। काफी सस्ता पड़ता है। अगर मैं इक्विटी की बात करूं या प्रेफरेंस की बात करूं तो उनके कंपैरिजन में ये बहुत सस्ता पड़ता है। ठीक है, क्योंकि देखो एक तो इसमें ना रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो कंपैरेटिवली प्रेफरेंस से भी कम होता है और इक्विटी से भी कम होता है। ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें आप मतलब जनरली अगर देखा गया है कि इसको रेज करना भी ठीक ठाक रहता है, क्योंकि सेफ समझता है डिवेंचर होल्डर को, लगता है कि यार मैं सेफ हूँ,
मेरे इसके बदले एसेट गिरवी रखा गया है तो मेरे पैसे डूबेंगे नहीं। तो इसीलिए आसानी से कर भी देता है और डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये चीपर पड़ता है, कई चीजों को अगर देखा जाए तो सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 मेरिट्स। पहला मेरिट ये था कि इसमें जो है फिक्स्ड इनकम होती है, डिबेंचर होल्डर के लिए फिक्स इनकम मिलती है और खर्चा रिस्क भी कम लेता है वो। दूसरा है पार्टिसिपेट प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मांगता वो, उसका रेट फिक्स होता है, उसको ये नहीं बोलता कि प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो मेरे को ज्यादा। तीसरा, क्योंकि इसके पास वोटिंग राइट नहीं होता तो कंट्रोल भी ज्यादा डाइल्यूट नहीं करता कंपनी का। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा कि जब कंपनी की सूटेबल अर्निंग स्टेबल अर्निंग होती है तो ऐसे में बहुत ज्यादा सूटेबल है ये। और पांचवा हमने पढ़ा कि ये महंगा सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आखिरी। हाँ बोलो। सर एक तरीके से आप ये पब्लिक, हाँ फिर से बोलो बेटा एक सर बार। प्राइवेट में मैक्स, बेटा आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, एक बार फिर से बोलो। सर आप ये प्राइवेट पब्लिक कंपनी, हाँ बेटा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो देखो, कंपनी के प्राइवेट कंपनी तो अपने मेंबर से ही मंगा सकती है, तो उसकी बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो रेज ही नहीं कर सकती ना बाहर की जनता से। तो इसीलिए ये समझ जाना है कि पब्लिक कंपनी ही रेज कर। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। डिबेंचर्स के लिमिटेशंस क्या है, क्या इसके नुकसान भी तो हैं, खाली फायदे फायदे थोड़ी ना है। पहला नुकसान, परमानेंट बर्डन। देख रहे हो इसकी क्या हालत हो गई है, ये कंपनी है जो नीचे बैठा हुआ है अपने सर के ऊपर ले, तो परमानेंट बर्डन हो जाता है, एकदम इसकी हालत हो जाती है। देख रहे हो एकदम पिचकने को हो रहा है। तो ऐसे ही कंपनी की भी हाल होती है। कंपनी ने एक बार डिबेंचर्स ले लिया तो चाहे वो उसको लॉस हो, कितना भी लॉस हो, हर हालत में उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कोई कंपनी डिबेंचर्स ले लेती है तो बहुत ज्यादा परमानेंट बर्डन हो जाता है उसके ऊपर। अगर उसको लगातार लॉस हो रहा है तो वो एकदम फंस जाती है और उसको डिविडेंड मतलब इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। अगर वही चीज उसने इक्विटी लिया होता या प्रेफरेंस लिया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। तो सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि परमानेंट बर्डन हो जाता है कंपनी के ऊपर। इवन व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट और कंपनी इज सफरिंग अ लॉस, इन दैट सिचुएशन आल्सो कंपनी इज सपोज्ड टू पे द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल वैल्यू आल्सो। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जो उसने उधार लिया है। जैसे मान लो कंपनी ने 100 करोड़ उधार लिया है डिबेंचर्स के थ्रू, तो इंटरेस्ट तो देना ही देना है। मान लो उसने 8 इयर्स के लिए डिबेंचर्स लिया तो 8वें साल उसको पूरे पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो उसके ऊपर एक तरह से बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, एकदम फंस जाती है कंपनी। पॉइंट क्लियर? कुछ यार समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन है रीपेमेंट डिफिकल्टी। देखो कंपनी को क्या होता है ना कि सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि रीपेमेंट डिफिकल्टी आती है। कंपनी को ना बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके रखना पड़ता है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब आपको सारे डिबेंचर्स के पैसे लौटाने पड़ते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया कि मान लो किसी कंपनी ने 100 करोड़ के डिबेंचर्स ले लिए। इंटरेस्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है, मान लो उसका 10% उसने फिक्स कर रखा है, तो 100 करोड़ का 10% कितना होगा, 10 करोड़। सॉरी, कितना होगा, 10 करोड़ होगा या 1 करोड़ होगा? बोलो। Sir, यस करो। 10 करोड़। तो 10 करोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है जब 100 करोड़ उसने लिया है। लेकिन इमेजिन करो, मान लो वो डिवेंचर 5 साल के लिए लिया है, तो पहले साल 10 करोड़ दिया, दूसरे साल 10 करोड़ दिया, तीसरे साल 10 करोड़ दिया, चौथे साल 10 करोड़ दिया। अब 5वें साल कितना देना पड़ेगा, 110 करोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 100 करोड़ लिए थे आपने प्रिंसिपल वैल्यू, वो तो आपको लौटाना ही पड़ेगा ना। तो आप फंस जाओगे, 110 करोड़ अचानक कहाँ से लाओगे? तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है इस तरह की कंपनियों के लिए, कि ये इसमें क्या होता है, रीपेमेंट डिफिकल्टी होती है, क्योंकि डिबेंचर्स को पैसे लौटाने पड़ते हैं आज नहीं तो कल। तो जिस समय आपको लौटाने पड़ेंगे उस समय आपको प्रिंसिपल वैल्यू प्लस साथ में इंटरेस्ट दोनों मिला के लौटाने पड़ेंगे, बोरी भर के देना पड़ेगा। तो ये वाली हाल हो जाएगी। पॉइंट टेकन? निधि आ गया समझ में? yes, sir. ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं बेटा। रिड्यूसेस बोरोइंग कैपेसिटी। देखो बड़ा सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा कि डिबेंचर्स के थ्रू जब कंपनी रेज करती है ना, तो एक रूल बनाया गया है 2013 एक्ट में भी है और उससे पहले भी था, कि कंपनी जो है एक फिक्स होता है उसका कि इससे ज्यादा लोन नहीं ले सकती। जैसे मान लो कंपनी के पूरी बिजनेस का जो हिस्सा लगा हुआ है उसमें उसका एक लिमिट होता है कि इससे ज्यादा परसेंटेज आप डिबेंचर्स के थ्रू रेज नहीं कर सकते, तो कंपनी उससे ज्यादा रेज नहीं कर पाएगी। जैसे मान लो कि मैं एक ऐसे एजम्पशन बेस्ड बता रहा हूँ कि मान लो कंपनी के पास 100 करोड़ का पैसा है, फंड है, तो उसमें से कितना परसेंट वो ले सकती है लोन के थ्रू, ऑलमोस्ट 20% के आसपास ले सकती है, यानी आधे से ज्यादा नहीं ले सकती सिंपल भाषा में। तो अगर कंपनी लोन लिए जा रही है तो उस लिमिट को पार नहीं कर सकती। ठीक है, तो ऐसे में कंपनी को ध्यान, उस लिमिट को जब वो पार नहीं कर सकती तो फिर कंपनी के पास बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। इमेजिन करो किसी कंपनी को सारा पैसा लेना है उधार, तो सारे पैसे उधार नहीं रख सकती। बोर्ड जो कंपनीज एक्ट है वो मना करता है, कहता है कि कंपनी के अंदर जितना भी पैसा लगा हुआ है उसका 20% या 25% से ज्यादा नहीं ले सकती, तो नहीं लेगी। ठीक है, पॉइंट टेकन। बेटा किसी का आवाज बताया नहीं यस किसी सर। ने। ठीक है, तो Yes, ये sir. जैसे इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट में लिखा गया है कि कोई भी कंपनी 20% से ज्यादा लोन नहीं ले सकती। मतलब ऐसे बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी इस समय नहीं पता, इतना पता है कि 5% जब आप एप्लीकेशन मनी लेते हो तो उसमें 5% से ज्यादा आपका डिबेंचर नहीं हो सकता। तो इस तरह से होता है। तो अगर कोई कंपनी बहुत पैसा लिए जा रही है तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि डिबेंचर के थ्रू रेज ही नहीं कर पाएगी, लोन के थ्रू रेज ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बना रखे हैं कि आप सारे पैसा उधार नहीं लोगे, इक्विटी भी लेना पड़ेगा, प्रेफरेंस भी लेना पड़ेगा, सब लेना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर कोई कंपनी ज्यादा उधार लिए जा रही है तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि उधार ले ही नहीं पाएगी। तो ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन। ठीक है, तो ये 3 लिमिटेशंस हो गए हमारे, जो कंपनी को नुकसान होता है डिबेंचर्स लेने की वजह से। क्या? एक तो परमानेंट बर्डन हो जाता है, फिर उसको रीपेमेंट में नुकसान होता है, और बोरोइंग कैपेसिटी उसकी ऑटोमेटिकली घट जाती है। ठीक है सर सर हाँ सर जो बोलो। इसको इंटरेस्ट मिलता है वो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर से कम होता है। हाँ, प्रेफरेंस शेयर पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, प्रेफरेंस पे डिविडेंड मिलता है, इक्विटी पे डिविडेंड मिलता है। डिबेंचर वाले जो होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है वो कंपैरेटिवली इक्विटी और प्रेफरेंस से कम होता है। सर क्योंकि कितना इसमें होता है रिस्क, मैक्सिमम? देखो वो तो कंपनी डिसाइड करती है ना, लेकिन ऐसा मान के चलो 10 से 12%, 9 से 10, 9 10 12 ऐसे ही रहता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 12 13 ऐसे रहता है। और इक्विटी का तो कुछ भी हो सकता है, इक्विटी का 20% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है। वो तो प्रेशर जैसा कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसके हिसाब से इक्विटी तय होता है इक्विटी के ऊपर। ठीक है, देखो यस एक सर। बिजनेस में ना एक सिंपल सा रूल है, ज्यादा रिस्क लोगे ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम रिस्क लोगे कम मिलेगा। तो इसी तरह से आप दिमाग में बिठा सकते हो, जब एग्जाम में आप बैठो तो ऐसे सोच सकते हो, यार इक्विटी वाले सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं तो उनका डिविडेंड सबसे ज्यादा मिलेगा, प्रेफरेंस वाले थोड़ा कम लेते हैं क्योंकि उनका फिक्स पीरियड होता है पैसा लौटने का, तो वो थोड़ा कम होता है, तो उनका डिविडेंड भी थोड़ा कम होता है और रेट भी फिक्स होता है। इसी तरह से डिबेंचर होल्डर और कम रिस्क लेते हैं क्योंकि इनको एसेट गिरवी रखा जाता है, तो इनको और कम रिस्क है, क्योंकि अगर एक बार को इनको पैसा नहीं मिला तो ये सीधा पहुंच जाएंगे। इनको लॉस पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो इनके सेफ है ज्यादा। तो अगर कल को आप मान लो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेटा इतना पैसा है बैंक में लगाऊं, कि इक्विटी खरीदूं, कि प्रेफरेंस खरीदूं, कि डिबेंचर खरीदूं, तो आप अपने हिसाब से उनको राय दे सकते हो। आप बोल सकते हो पापा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो, अगर वो कहते हैं हाँ बेटा चल रिस्क ले लेते हैं, तो आप बोल सकते हो पापा इक्विटी खरीद लो, देखी जाएगी। और अगर वो डर रहे हैं कि नहीं नहीं पैसे डूब जाएंगे, तो डुबवा देगा मेरे पैसे, तो आप उनको ये कह सकते हो कि डिवेंचर खरीद लेते हैं, फिर कम चांस रहेगा, रिस्क कम रहेगा, पैसे भी हमारे 10 साल 8 साल में वापस मिल जाएंगे, तो वो तैयार भी हो सकते हैं। ठीक है क्लास, बेटा समझ में आ गया यस यहाँ सर। तक? ठीक है, यस सर। तो इतना ही करें क्योंकि क्लास हो गई है हमारी कितनी देर, 70-80 मिनट की तो हो ही यस गई। ठीक है, तो आपको मैं जो रिकॉर्डिंग है ये मैं भेज देता हूँ। ठीक है,
और इन रिकॉर्डिंग को सुन के नोट्स बनाइए बढ़िया से, ठीक है। और पीडीएफ मैंने भेज ही दिया है, तो वो पीडीएफ आप उसमें से देखते रहिए।